हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। सो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ हमारी अलाइव है, कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ cow chewing curd or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. So हम इन एग्जाम्पल से हमें ये मालूम चलता है कि ये हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग हैं। What if the cow or the dog or the cow or the man were asleep? अगर सो रहे हो तो we would still think that they were alive. हम फिर भी सोचेंगे कि वो अलाइव है, बट हाउ डिड वी नो दैट, वो हम कैसे जानेंगे। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। उनकी ब्रीदिंग से हम जान लेंगे कि वो अलाइव है। वॉट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हम क्या कैसे जानेंगे कि वो अलाइव है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वो कैसे अलाइव हैं, हमें पता करना है कैसे। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ वी से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। कुछ हमारे प्लांट्स के कलर अदर देन ग्रीन होते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evident for being alive. So kind of हम ऐसा हम सोचते हैं, लाइक काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, और आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। ग्रोथ रिलेटेड हम हो सकता है, वरना नहीं भी। एज कॉमन एविडेंस हमें मिलता है कि वो हमारे प्लांट्स अलाइव हैं कि नहीं। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, वो भी हमारे अलाइव होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, स्टिल वो अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं वो बिना विजिबल मूवमेंट दिखाए ब्रीथ करते हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये हमारा इनफ नहीं है जिससे कि हम पता कर सकें कि हमारी जो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारी अलाइव है कि नहीं। ऐसे मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज। सो हमारी जो मूवमेंट होगी काफ़ी स्मॉल होगी स्केल पे, और वो हमें उतनी अच्छे से नहीं दिख पाएगी हमारे नेकेड आई से। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल, इज द इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। अगर हम यही क्वेश्चन हम अगर किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें, वो इसका आंसर यस देंगे। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम। जो हमारे वायरसेस होते हैं वो किसी तरह का मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते हैं। एंड दैट इज पार्शली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी ओवर वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इस चलते एक कंट्रोवर्सी है कि वायरस हमारे अलाइव होते हैं या नहीं। ऐसा वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं काइंड ऑफ वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी। दे कैन हैव टिश्यूज़, उनके अंदर टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ हैव सेल्स, और उन टिश्यूज़ के अंदर हमारे सेल्स होते हैं। एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, और जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर भी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर, एंड सो ऑन। Because of the effect of the environment, disorganized order nature of a living organism is very likely to keep breaking down over time. So क्योंकि इफेक्ट हमारा एनवायरनमेंट का पड़ता है उन सेल्स पे, इस चलते डिसऑर्गेनाइज नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। मतलब लाइक हमारे जो सेल्स होते हैं मर जाते हैं, फिर हमारे नए सेल्स उन्हीं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। इफ ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हमारे जो सेल्स होते हैं जब डेड हो जाते हैं, डेड सेल्स, फिर से वो अपने खुद को प्री एग्जिस्टिंग सेल से
फिर से रीराइज करते हैं, फिर से बनते हैं खुद से सेल्स, और फिर हम हमारा जो भी लाइक हमारा कुछ कट गया, सो फिर उस जगह पे हमारा फिर से वो सेल बनता है, एंड फिर अब वो रिपेयरिंग चालू हो जाती है हमारे स्किन में जहाँ पे हमें चोट लगी रही होती है। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर्स हमारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड द molecules around all the time. What are the maintenance process in the living organism? So इसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। सो हमारा अगला टॉपिक है what are life processes. So the maintenance function of a living organism must go on and even when they are not doing anything particular. So जो हमारा मेंटेनेंस फंक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की में, वो हमेशा चलते रहना चाहिए इवन व्हेन, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन। अगर हम कोई क्लास कर रहे हैं, हम अपनी क्लास की मतलब स्कूल की, उस समय भी हमारा मेंटेनेंस फंक्शन कंटिन्यू गो ऑन होते रहना चाहिए। और हम सो रहे हैं तो भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। द लाइफ प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सिंस these maintenance processes are needed to prevent damage and break down, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, उसके लिए हमें काफ़ी सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मेंटेनेंस फंक्शन भी हमारी बॉडी को परफॉर्म करना होता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही आता है। सो देर मतलब जो इनटेक करते हैं जो भी हम फूड, उसी वही एनर्जी हमारे यूज़ करती है हमारी बॉडी, जिससे मेंटेनेंस फंक्शन हमारे बॉडी में होता है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो विच वी कॉल्ड फूड। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम फूड लेते हैं उससे फिर हम जो भी हमारा जो बॉडी होता है वो कंज्यूम करता है एनर्जी, और फिर उस एनर्जी को यूज़ करता है हमारा बॉडी टू फॉर मेंटेनेंस फंक्शन एंड रिपेयरिंग टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। सो अगर हम अपने खुद को मतलब और किसी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कराना चाहेंगे तो उसमें और एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होगा, नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। Since life on the earth depends upon carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. So mostly हमारे जो अर्थ हमारा डिपेंड है मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। सो जो भी हमारे मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस हैं हमारे आर कार्बन बेस्ड हैं मोस्टली। डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेसेस। और फिर उसके लिए जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस ले सकते हैं एज पर जो भी उन्हें पसंद हो ऐसा। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो भी जो हमारे आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्वाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा है, since the environment is not under the control of the individual organism के अंदर कंट्रोल में नहीं है। Since these source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules as we need to grow. सो उस काइंड ऑफ एनर्जी हमें चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसके लिए एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी के लिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, और उसके लिए हमारे काइंड ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते रहना चाहिए जिससे कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का सही रहे। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन are some of the most common chemical means
टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स हमारी जो बॉडी में होते हैं. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी. काफ़ी हमारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन सोर्स हमारे यूज़ करते हैं आउटसाइड द बॉडी. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड sources for cellular need, it is what we call is respiration. उसे हम respiration बोलते हैं, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम O2 लेते हैं अंदर एंड CO2 छोड़ते हैं. उसमें हम अपने जो खाने को है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, जिससे कि हम फिर बाद में हमारी जो बॉडी होती है, जो भी खाना होता है, उसका एनर्जी इनटेक कर सके एंड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके हमारी बॉडी में, और बाकी का जो वेस्ट होता है हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है. इन दिस केस ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. So हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ना ही कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिससे कि वो फूड ले सकें, और ना ही कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है उनके, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता उनके पास. नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो उनका एंटायर सरफेस होता है उन ऑर्गेनिज्म का, वो कॉन्टैक्ट होता है विद द एनवायरनमेंट. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. अगर वो और बड़ा हो जाए, मतलब उनका साइज और उनका बॉडी डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स हो जाए, सो क्या होगा? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. सो जो हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सारे सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं विद द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट. दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स. सो हमारे सिंपल डिफ्यूजन से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मीट नहीं हो पाएंगी हमारे सारे सेल्स के लिए. वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म. सो जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं इन फंक्शन जो भी हम परफॉर्म करते हैं. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू. हम फेमिलियर हैं, हम पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं व्हाट आर स्पेशलाइज टिश्यू, जो कोई स्पेशलाइज काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue. ये भी एक हमारा kind of function होता है हमारा एक specialized tissue का. However, possess a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of organism while all the parts of the body needs them, और क्योंकि हमारे बाकी पार्ट्स को भी, हमारे बॉडी पार्ट्स को हमारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, जिससे हमें एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हमारी ज़रूरत पड़ी हमारे बॉडी में. व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन, जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हमारे जो कार्बन सोर्सेस एंड द ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे एनर्जी जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल ऑफ द बॉडी. वो काफ़ी यूजफुल नहीं होते हैं बट वो जनरेशन, एनर्जी जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुड बी हार्मफुल, और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process of excretion, जिससे कि हम जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का वो रिमूव कर सकें. अगेन इफ दिस अगेन द बेसिक रूल फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड. A specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to excretory tissue. So जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होना चाहिए
जिससे कि एक्सक्रीशन हमारा अच्छे से हो सके और जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे बॉडीज़ के उन्हें एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुंचा सके. So let us consider this various process so essential to maintain life one by one. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. So हमारा अगला टॉपिक है डेट इज न्यूट्रिशन. सो व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. सो उसमें हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जिससे कि हमारा फिर तभी हमारा बाइसिकल चल रहा है और हम चल रहे हैं, मतलब पीछे हम फोर्स पीछे लगाते हैं. सो और फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना पीछे की तरफ, उससे इस चलते. इवन when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order of inner body. So उसमें अगर हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो भी हमें हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि स्टेट ऑफ ऑर्डर हमारी बॉडी का मेंटेन रहे. वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is that we eat. So हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हमें ग्रो करने के लिए, डेवलप और सिंथेसाइज प्रोटीन करने के लिए, जिससे कि हम काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिले जो भी हम खाना खाते हैं उससे. सो फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. सो the general requirement for the food and material is in common in all our organism, but it is fulfilled in different ways. So जो भी हमारे organisms होते हैं उनको एनर्जी लेने के लिए उनके डिफरेंट वेज होते हैं, मतलब वो फुलफिल कर लेते हैं अपनी एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ, बट उनके डिफरेंट वेज होते हैं. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड materials obtained from inorganic sources is in the form of carbon dioxide and water. So कुछ organisms हमारे sources in the form of carbon dioxide and water ही लेते हैं. And these organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. ये अपने खुद के फूड बनाते हैं. Other organisms like utilize complex substance. These complex substances have to be broken down into simpler ones because before they can be used for upkeep and the growth of the body. जिससे कि इनकी जो ये दूसरा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी ग्रोथ को बढ़ा सकें और फिर अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके. टू अचीव द ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट. ये बायोकैटलिस्ट उसे हम एंजाइम कहते हैं. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. So जो भी हमारे heterotrophs होते हैं वो directly और indirectly depend होते हैं हमारे autotrophs पे. And heterotrophic organisms include animal and fungi इसमें हमारे आते हैं. Then हमारा अगला टॉपिक है that is autotrophic nutrition. So carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. जो हमारे autotrophic न्यूट्रिशन करते हैं हमारे जो ऑर्गेनिज्म उसमें वो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट लेते हैं हमारे और उन by the process of photosynthesis. It is a process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. फिर उस मतलब आउटसाइड से ये सब्सटेंस लेते हैं और फिर उन सब्सटेंस को कन्वर्ट करके एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो ये जो मटेरियल लेते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में लेते हैं विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. जो फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म into carbohydrates in the presence of sunlight के और chlorophyll के. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. Carbohydrates फिर वो utilize करता है plant जिससे कि वो provide कर सके energy to different parts of the body. plant body मतलब जितने भी body parts हैं plants के उन तक अपना
जो भी एनर्जी उसको उसने बनाया है, मतलब खुद से खाना बनाया ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना खाना, सो दैट वो प्लांट हेल्दी रहे. We will study how this takes place in the next section. So, the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. So, जो भी हमारे जो carbohydrates अगर immediately use नहीं हुए वो store हो जाएगा in the form of starch, और glucose भी आप मान सकते हो, which serves as an internal energy reserve to be used as when required by the plant. So जैसे ही उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सो वो एनर्जी ले लेंगे क्योंकि वो एनर्जी हमारी रिजर्व पड़ी हुई है. Somewhat similar is seen where some of the energy derived from the food we eat stored in our body in the form of glycogen. जैसे कि हमारे बॉडी में भी एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो यहाँ पे हम ये रिएक्शन देखते हैं. 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ये फॉर्मूला है. Let us now see actually what happens during the process of photosynthesis. The following event occurs during this process. So ये process हमारे occur होते हैं during photosynthesis. So हमारा पहला पॉइंट है absorption of light energy by chlorophyll. So जो absorption होता है हमारे, जो भी light energy पड़ती है हमारी, उसको absorb करता है chlorophyll. Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. So जो हमारा conversion हो जाता है, फिर हमारा conversion होने लगता है light energy to chemical energy में, और जो हमारा splitting of water होने लगता है water molecules का hydrogen and oxygen में. Then our third point is reduction of carbon dioxide to carbohydrate, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी रहे. दिस स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर अदर द इमीडिएटली, मतलब एक के बाद एक नहीं होगा ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर इमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन द by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. So जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो लेते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रात को, और एंड फिर तुरंत बनाने लगते हैं अपना खाना, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, जो भी उसने लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब किया ड्यूरिंग डे. सो लेट अस सी हाउ each of the component of the above reaction are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, you will see that some cells contain green dots. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिविटी फिगर 5.1 में. सो ये रहा, यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे. दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल. उसके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. ये काफ़ी important होता है हमारा for photosynthesis. Then हम यहाँ से पढ़ेंगे. Now let us study how the plants obtain carbon dioxide. So we have talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. जो हमारा स्टोमाटा होता है काइंड ऑफ टाइनी पोर्स होती हैं जो हमारे सरफेस ऑफ लीव्स पे हमारी प्रेजेंट होती हैं. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस यहाँ से हमारे इन पोर्स से हमारे काफ़ी ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं इन लीव्स फॉर द पर्पस ऑफ photosynthesis करने के लिए. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. So ये जो हमारा exchange of gases होता है ये हमारे across the surface होता है, like हमारे surface, stem, roots और leaves में भी हमारे होते हैं. Since a large amount of water
कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमाटा। सो काफ़ी ज़्यादा हमारे अमाउंट ऑफ वाटर भी हमारा लूज हो सकता है इसमें हमारा स्टोमाटा श्रिंक हो जाएगा, मतलब पिचक जाएगा। और स्वेल होता है मतलब पानी और ज़्यादा ले लेगा, तब फूल जाएगा। द प्लांट closes the pores when it is does not need carbon dioxide for the photosynthesis। जब हमारे प्लांट को ज़्यादा क्लोज कर लेगा अपने पोर्स जब उसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल। जो हमारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है हमारे पोर्स का, वो एक काइंड ऑफ फंक्शन है हमारे गार्ड सेल्स का, जो हमारे स्टोमाटा में पाया जाता है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, मतलब स्वेल मतलब फूल जाएगा, और उसमें पानी आएगा तो फूल जाता है। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और स्टोमेटल पोर उसमें ओपन हो जाएगा। सिमिलरली द पोर विल पोर क्लोजेड इन गार्ड सेल विल श्रिंक। सो अगर उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो सुड़क जाएगा, मतलब पिचक जाएगा ऐसा। सो फिर हम आगे देखते हैं यहाँ से। सो हम देखेंगे based on the two activity performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। I mean आगे देखेंगे। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement। so हमने अभी तक देखा कि हम कैसे autotrophs अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। सो उन्हें और भी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो प्लांट्स हमारी रूट्स के थ्रू लेती हैं। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन फ्रॉम द सॉइल। और जो हमारे दूसरे मिनरल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन, मैग्नीशियम, वो हमारी जो सॉइल से ले लेती है हमारी प्लांट। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो हमारा नाइट्रोजन होता है कई काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। So फिर taken up in the form of inorganic nitrates और nitrites, ये इस फॉर्म में ली जाती है लाइक इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, और इट इज टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन।